हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू जेई क्लास मेरठ। मेरा नाम है अमित सैनी और मैं आप सबका स्वागत करता हूं जेई क्लास मेरठ में। मैं आया हूं यहां पर आप लोगों को हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन का सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। वैसे तो कॉमन सब्जेक्ट होता है ये मैकेनिकल इंजीनियर और सिविल इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन हम लोग यहाँ पर हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन इसके बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। हाइड्रोलिक्स और हाइड्रोलिक्स मशीन में हम लोग इसमें लगभग लगभग मान के चलते हैं कि 9 से 10 चैप्टर होते हैं। इसमें 9 तो चैप्टर लगभग हमारे हाइड्रोलिक्स के होते हैं और लगभग एक चैप्टर हमारा हाइड्रोलिक्स मशीन का होता है। हाइड्रोलिक्स मशीन में हम लोग जैसे टरबाइन वगैरह पढ़ते हैं, पंप वगैरह पढ़ते हैं और कुछ नहीं ज्यादातर। लेकिन जो हाइड्रोलिक्स होता है हमारा मेन कोर सब्जेक्ट के रूप में सबसे बेस्ट टॉपिक जो होता है हमारा हाइड्रोलिक्स होता है। हाइड्रोलिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि जो पदार्थ होते हैं, द्रव होते हैं, गैस होते हैं, सॉलिड वगैरह, ये किस तरह से वर्क करते हैं, इनका वेरिएशन क्या क्या होता है और ये कहाँ कहाँ पर किस किस तरह की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, सबसे मेन सब्जेक्ट जो टॉपिक होता है हमारा, सबसे पहले पढ़ते हैं हाइड्रोलिक्स में जो पदार्थ क्या कहते हैं। ठीक है, पदार्थ मतलब जो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। पदार्थ का मतलब है छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होने वाले को पदार्थ कहते हैं। पदार्थ का काम होता है किसी भी चीज का जो स्थान घेरता हो। मैं अपने आप को कह दूं, जैसे मैं कोई जगह स्थान करता हूँ तो एक सॉलिड पार्टिकल के रूप में काम करता हूँ, एक तरह का लिक्विड पार्टिकल जो उसके बीच में अट्रैक्शन कम होता है, सॉलिड पार्टिकल में अट्रैक्शन ज्यादा होता है। लेकिन तीनों चीज जैसे पदार्थ में हमारे तीन चीज आते हैं। पहला आता है हमारा ठोस, सेकंड आता है हमारा द्रव और थर्ड आता है हमारा गैस। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ठोस के बारे में। ठोस क्या चीज होती है? ठोस मतलब जिसके पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स, जिसको बोलते हैं हम आकर्षण बल, सबसे ज्यादा अधिक होता है, जिसके कारण इनके पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह में मूव करने के लिए उन्हें अधिक से अधिक प्रतिरोध बल की आवश्यकता पड़ती है। प्रतिरोध बल का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध बल को समझते हैं थोड़ा सा पहले। मान लीजिए हमारा कोई पार्टिकल सॉलिड है, सॉलिड के अंदर अलग अलग पार्टिकल्स वर्क करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे उसके अंदर पार्टिकल्स है, ठीक है। इन पार्टिकल्स के ऊपर हमने मान लीजिए यहाँ पे कोई हम लोग फोर्स लगाते हैं, ये प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर लगाने का कारण क्या होगा? ये पार्टिकल जो है एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने स्टार्ट हो जाएंगे। मान लीजिए ये पार्टिकल हमारा ए है, इस पार्टिकल ए कुछ फोर्स लगाने के बाद ये यहाँ पर पहुंच जाता है। ठीक है, ये पार्टिकल हमारा बी है, फोर्स लगाने के बाद ये पार्टिकल हमारा यहाँ पहुंच जाता है। ठीक है, और ये पार्टिकल जो सी है ये हमारा यहीं पर रहता है। अब कारण सवाल ये बनता है कि सी पार्टिकल मूव क्यों नहीं करता? सी पार्टिकल मूव ना करने का सबसे बड़ा कारण होता है कि ये पार्टिकल बेस से लगा होता है, सबसे सरफेस के बेस पर, जिसके कारण सी के पार्टिकल और इस बेस पार्टिकल सरफेस के पे फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन के कारण क्या होता है कि ये पार्टिकल अपनी जगह से हिलने में नाकाम रहता है। ठीक है, ऊपर के पार्टिकल जैसे जैसे ऊपर की तरफ चलते जाएंगे, सी से बाद बी, बी के बाद ई, इनके बीच के आकर्षण बल बराबर रहता है, लेकिन इनके बीच जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन जो है उनके बीच कम होता है। फ्रिक्शन कम होने के कारण ये पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो ये पार्टिकल यहाँ होगा, ये पार्टिकल यहाँ होगा, ये पार्टिकल यहाँ होगा, तो ये इस तरह से वर्क करेगा। गॉट इट? ये वर्क कर देगा, यहाँ से ए से यहाँ पहुंचता है, बी यहाँ पहुंचता है, सी यही रहता है। तो ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं हम लोग थीटा। थीटा का काम जो थीटा होता है, थीटा हमारा डिफॉर्मेशन के काम बहुत करता है। क्या करता है? डिफॉर्मेशन। अब लिख देता हूं मैं यहाँ पर। इसके बारे में, थीटा के बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझिए कि ठोस वर्क का अंदर है, ठोस में पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के बीच के जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, मान लीजिए ये हमारा एल है। ठीक है, इस पार्टिकल को थोड़ा सा मैं मिटा के करता हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ क्या होता है ठोस में। ठोस होता है जब हमारे दो पार्टिकल है ए और ये हमारा बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है एल। एल यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, दोनों पार्टिकल बीच में कितना आकर्षण बल लगता है, कितना आकर्षण बल नहीं लगता है। इस चीज को ऐसे समझे कि ये ठोस है, ठोस के बीच में ए और बी दो पार्टिकल, जिसके बीच का गैप है एल, और दूसरा पार्टिकल ए और बी, इनके बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं L2। ठीक है, अब आपको देखने से पता लग रहा हो कि दो पार्टिकल यहाँ पर है ए और बी, दो पार्टिकल यहाँ पर है ए और बी। पहले वाले पार्टिकल्स में क्या होता है कि गैप L है, दूसरे वाले पार्टिकल्स में जितना गैप है वो L2 है। देखने से पता लग रहा है कि ऊपर वाले पार्टिकल्स में गैप कम है और दूसरे वाले पार्टिकल जो हमारा A1 और B1 है, इसके बीच में पार्टिकल कितना है? हमारा L2 है। दोनों के बीच में जब गैप अलग अलग है तो इसका कारण यही है कि दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो अलग अलग है। इन पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, जिसके कारण इन दोनों के बीच गैप कम है।
इन पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स कम है, जिसके कारण दोनों के गैप जो है दोनों अलग अलग है, जिनके बीच की दूरी अलग अलग है। अलग अलग होने के कारण क्या मतलब, इसको हम लोग ठोस बोलते हैं। इसके कंपैरिजन में इस पार्टिकल का द्रव में यूज करेंगे। द्रव और ये ठोस दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। ठोस पार्टिकल्स मतलब जो, देखिए द्रव पदार्थ का मतलब होता है जो स्थान घेरते हैं, स्थान ठोस भी घेरता है, द्रव भी घेरता है, और तीसरा गैस भी घेरता है। ठीक है, पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ मतलब जो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, जो स्थान घेरते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देता हूँ, आपको आसानी होगी थोड़ी सी समझने में इसको। ठीक है, पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है। ठीक है, बात समझे। पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है। ठीक है, स्थान घेरने का मतलब होता है कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियों पर प्रभाव डालता है। ज्ञानेंद्रिय मतलब कि कोई पार्टिकल है, कोई भी सॉलिड है, कोई भी द्रव है, कोई भी गैस है, वो स्थान घेर रहा है, तो हमें उस चीज का अनुभव हो जाता है थोड़ा सा कि हाँ कुछ चीज वहां पर रखी है, वो अपना काम कर रही है, वो हमारे जीवन पर प्रभाव डाल रही है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग पदार्थ, ज्ञानेंद्रियों पर प्रभाव डालती है। ये छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी होती है। यह छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनते हैं। बात समझ में आ रही है। पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान कहते हैं छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, पदार्थ के रूप में क्या आता है, पदार्थ के रूप तीन प्रकार के होते हैं। कैसा, पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। बात समझ में आ रही है। ठोस, द्रव, गैस। ठोस पदार्थ के अणु परस्पर निकट होते हैं। आप सबको पता है कि जाने हमें बताया था कि ठोस पदार्थ कौन से होते हैं, जिनके पार्टिकल्स के बीच की दूरी कम होती है, ए बी एल। द्रव होते हैं जिनके पार्टिकल्स के बीच की दूरी ठोस के मुकाबले, अणुओं के मुकाबले ज्यादा होती है। ठोस में पार्टिकल्स के बीच की दूरी कम होती है, द्रव में पार्टिकल्स के बीच की दूरी ज्यादा होती है। द्रव को पहचानने का एक दूसरा तरीका यह है कि द्रव एक ऐसा पदार्थ है जिसका कुछ अपना आयतन तो होता है, लेकिन उसका अपना कोई आकार नहीं होता है। आकार इन द सेंस कि अगर हमें सपोज करो कि द्रव को हम किसी भी बर्तन में डालते हैं, मान लीजिए कोई दूध ही है, दूध है या पानी है, पानी को हम लोग किसी भी बर्तन में डालते हैं, अगर मान लीजिए 1 लीटर पानी है तो वो 1 लीटर पानी रहेगा, चाहे आप उसको गिलास में डाल लीजिए या उसको किसी भी मग वगैरह में डाल दीजिए, लेकिन उसको जिस बर्तन में डालेंगे द्रव उसी के आकार रूप ले लेता है। ठीक है, शेप उसी की ले लेता है। तो द्रव मतलब जिसका आयतन तो बराबर रहता है, आयतन सेम रहता है, लेकिन उसका कुछ अपना आकार नहीं होता है। जिस भी बर्तन में, जिस भी उसमें बर्तन में कह लीजिए या किसी भी कंटेनर में कह लीजिए, जिस भी कंटेनर में उसको डालेंगे हम लोग, वो उसी के आकार को ले लेता है, उसी के आकार का उसका लेता है, लेकिन आकार बदलने से उसके आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गॉट इट। द्रव क्या होता है, ठोस अपना कुछ पार्टिकल होता है, वो सॉलिड पार्टिकल होता है, इनके अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है। दूरी कम होने का कारण है कि इनके बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। उस पर अगर किसी भी प्रकार का फोर्स लगाते हैं तो उसके ना तो आकार में परिवर्तन होता है, ना उसकी किसी भी आकृति में परिवर्तन होता है। आकार और आकृति में अंतर होता है, आपको मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ कि क्या अंतर होता है। ठीक है, अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम रहेगी, ना के बराबर रहेगी, जिससे वो, देखिए बात समझिए थोड़ा सा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठोस के पार्टिकल्स के बीच की दूरी का मतलब क्या है कि ये पार्टिकल है हमारा, ठीक है, ये हमारा पार्टिकल ए बी है, इसके बीच की दूरी हमारे L1 है। इसके ऊपर जितना फोर्स हम लोग लगाएंगे, ठीक है, ये फोर्स के कारण ये और ए और बी के बीच की दूरी जो L1 है, L1 का मतलब ये होगा कि बीच की दूरी, L1 का मतलब है कि जितना भी फोर्स उस पर लगा लीजिए ये L1 का L1 ही रहेगा। ठीक है, मान लीजिए दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल C मान लेते हैं हम यहाँ पर, इसके बीच की दूरी हमारी L2 है। ठीक है, तो L1 और L2
फोर्स लगाने के बाद इनकी दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन है ये सॉलिड पार्टिकल, ठीक है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि दो पार्टिकल्स के बीच जितना अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, फोर्स लगने के बाद भी उनके बीच उतना ही अट्रैक्शन फोर्स रहेगा। बात समझ में आ रही है कि फोर्स लगने के बाद ऐसा नहीं है कि अट्रैक्शन फोर्स में चेंज हो जाएगा ना। दो पार्टिकल ए और बी, इसके बीच जितना फोर्स होगा अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स का मतलब होता है आकर्षण बल, जो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। तो अगर इसके पदार्थ के ऊपर अगर मैं कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाता हूं, एक्स्ट्रा मतलब बाहर से कोई अपना अलग से फोर्स लगाता हूं, तो दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो भी फोर्स पहले से लग रहा है वो फोर्स बरकरार रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार बी और सी पार्टिकल, दो पार्टिकल ऐसे हैं जिनके बीच आकर्षण बल, ए और बी पार्टिकल्स के बीच जो आकर्षण बल उनसे तो अलग है, ए और बी पार्टिकल्स के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है L1 उनसे तो अलग है, लेकिन फोर्स लगने के बाद ये आकर्षण बल बरकरार रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। बात है मेरी है। ठोस का मतलब, ठोस का मतलब दो पार्टिकल्स के बीच जितना आकर्षण बल फोर्स लगने से पहले था उतना ही रहेगा, वो अपने स्थान से अलग नहीं हटते हैं, जैसे पहले थे वैसे ही वर्क करते हैं, ठीक है। द्रव का मतलब हो गया कि दो पार्टिकल जो स्थान घेरते हैं, ठीक है। ठोस भी स्थान घेरते हैं, द्रव भी स्थान घेरते हैं, लेकिन द्रव जब स्थान घेरता है तो वो अपने आकार में चेंजेस लाता है। चेंजेस लाने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जिस भी कंटेनर में उसको हम डालेंगे एज इट इज उसी कंटेनर में ये, उसी कंटेनर का आकार ये ले लेता है, ठीक है। बात करते हैं अब गैस की। अच्छा, द्रव में और चीज क्या होती है, द्रव किसी भी लिक्विड फॉर्म में, जैसा मान लीजिए हम लोग डाल देते हैं कंटेनर में डाल देते हैं या कंटेनर के फर्श पे डाल देते हैं, ठीक है, तो इस द्रव को फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। मैं लिख देता हूं इसको, थोड़ा सा समझिएगा। द्रव में फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। द्रव में फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। बात समझ आ रही है कि मान लीजिए द्रव है, द्रव तो हम लोग किसी चीज में कंटेनर में रखते हैं, तो कंटेनर के चारों तरफ उसका एक मान लीजिए कंटेनर है, सपोज करिए ये कंटेनर अपने पास, ठीक है, हमने इसमें फ्लूइड रखा है, तो फ्लो करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें अपनी एक दीवार होती है जो इसको रोके रखते हैं, चारों तरफ से, नीचे से भी और उधर से भी, इसको क्या कहते हैं कि रोकने की टेंडेंसी रखता है। लेकिन अगर करिए फर्श है, फर्श के ऊपर अगर मैं यहाँ पे फ्लो रखता हूँ, द्रव रखता हूं, तो द्रव क्या करेगा, ये फ्लो करने की टेंडेंसी रखेगा। ये कब तक फ्लो करता रहेगा? ये तब तक फ्लो करता रहेगा तब जब तक इसके बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए ताकि इसको रोका जा सके, ठीक है। लेकिन द्रव में, ठोस में ऐसा नहीं है। ठोस में ऐसा नहीं है कि ठोस को हमने सपोज कीजिए, ठोस कैसे, मान लीजिए कि ये मेरे पास खुद का मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, मैं इसको यहाँ धर देता हूँ, तो ये फ्लो करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जब तक इसके ऊपर हम लोग एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाएंगे, फ्लो नहीं करेगा। लेकिन द्रव ऐसी है जिसको अगर बिना फोर्स लगाए भी अगर मैं इसको फर्श के ऊपर डाल देता हूँ किसी भी चीज पर, तो वह फ्लो कर जाएगा। द्रव फ्लो करेगा बिना एक्सटर्नल फोर्स लगाए, ठीक है, लेकिन रुकेगा जब जब इसको हम एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लगाएंगे, इसके विपरीत डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। लेकिन ठोस क्या है कि ठोस अपनी स्थिति पर बरकरार रहेगा। कब तक? जब तक उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं। बस हमारी ठोस पर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तभी वो फ्लो करने की टेंडेंसी में आएगा। फ्लो नहीं कह सकते इसको भी कहते हैं कि एक स्थान से दूसरी जगह पर पहुंचना, ठीक है, ट्रांसफर इसको बोलते हैं। ठोस ट्रांसफर हो सकता है, द्रव फ्लो कर सकता है। अब बात आती है गैस की। बात है हमारी यहां पर, ठोस मतलब जो एक जगह पर रुका रहे, जिनके बीच आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है और एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद भी इनके बीच आकर्षण बल में कोई चेंजेस नहीं होती है। द्रव, दोनों पार्टिकल्स के बीच द्रव ठोस की अपेक्षा ज्यादा गैप होता है, इनके बीच आकर्षण बल ठोस के मुकाबले कम होता है, ठीक है, और ये द्रव फ्लो करने की टेंडेंसी में होती है। इनका कुछ अपना आकार या शेप नहीं होता है, इसको जिस भी कंटेनर में डालते हैं उसी के आकार को ले लेते हैं, ठीक है। बात हमारी आते हैं फिर गैस के ऊपर। गैस क्या होती है? गैस पदार्थ अणुओं के बीच काफी दूरी अलग होती है। अब देखिए क्या होता है, मैंने भी क्या बताया कि ठोस में सबसे ज्यादा आकर्षण बल, द्रव में उससे भी कम, और गैस में उससे भी कम होगा, ठीक है, उससे भी कम होगा। अब देखिए गैस का मतलब क्या होता है। गैस मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ के अणु जो एक स्थान पर बरकरार ना रहे, वो अपने ही स्थान से इधर उधर मूव करते रहते हैं, ठीक है। मूव करते रहने का मतलब है कि मान लीजिए ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल हमारा बी है, ठीक है।
ये पार्टिकल हमारा ए है, ये पार्टिकल हमारा बी है, ठीक है। इस बी पार्टिकल, ये ए पार्टिकल जहां है, कुछ समय बाद यहाँ हो जाएगा, कुछ समय बाद यहाँ आ जाएगा, कुछ समय बाद यहाँ आ जाएगा, कुछ समय बाद यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार बी पार्टिकल काम करेगा। दोनों पार्टिकल अपनी अपनी जगह के चारों तरफ मूवमेंट करते रहेंगे। मूवमेंट करने के कारण ये जिस भी कंटेनर में रखा रहेगा, मान लीजिए ये पार्टिकल हमारा ए यहाँ पर है, ये पार्टिकल बी हमारा यहाँ पर है, ये पार्टिकल मूवमेंट करता रहेगा। मूवमेंट करने का कारण एक ही होता है कि इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में आकर्षण बल जीरो मान लिया जाता है। जीरो होता नहीं है, हम लोग उसको मानते हैं। कुछ प्रकार का आकर्षण बल देखो होता ही है, लेकिन एज ए इंजीनियरिंग में हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन में हम दोनों पार्टिकल्स के बीच आकर्षण बल को हम लोग जीरो मान लेते हैं, ठीक है। ये पार्टिकल एक स्थान से दूसरे तरफ जैसे ही मूव करता रहेगा, इस मूव करने के कारण ये जो भी कंटेनर की जो वॉल होती है इस पे भी टकराता है। दो पार्टिकल्स है, आपस में भी टकराएंगे। ये ए पार्टिकल बी पार्टिकल, ये भी अपनी जगह मूवमेंट करेगा, ये भी अपनी जगह मूवमेंट करेगा। दोनों पार्टिकल मूवमेंट करेंगे, दोनों एक दूसरे से टकराएंगे। दोनों एक दूसरे से टकराने के बावजूद भी ये दीवारों की जो कंटेनर की दीवारों से भी टकराएंगे, ठीक है। आपने कभी देखा होगा कि जो गैस वगैरह होती है, जैसे हम लोग लिक्विड गैस पर जो घरों में हम लोग गैस यूज करते हैं, उसको छूकर देखते हैं तो कभी कभी हमें ठंडी प्रतीत होती है। ठंडी प्रतीत होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि ये मूवमेंट एक दूसरे से कर रहे हैं। लेकिन अगर ये लिक्विड फॉर्म में गैस डाली गई है, लिक्विड फॉर्म में डालने का मतलब होता है कि दोनों के बीच गैस की अपेक्षा पार्टिकल्स के बीच जो गैप है, जो आकर्षण बल है, वो ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? यहाँ आकर्षण बल बहुत कम है, यहाँ आकर्षण बल ज्यादा है, उससे भी ज्यादा यहाँ आकर्षण बल है। तो जो गैस हम द्रव के फॉर्म में कंटेनर में डाल करके यूज करते हैं घरों में, आकर्षण बल कम ज्यादा होने के कारण वो वहां पर हमें ठंडी लगती है। क्यों? क्योंकि कोई भी पार्टिकल अपनी जगह पर मूवमेंट नहीं कर रहा है, ठीक। लेकिन जैसे ही वो हम लोग उसको गैस के रूप में यूज करते हैं, तो पार्टिकल जो कंटेनर होता है, कंटेनर की वॉल जो होती है, वो हमें हल्की सी गर्म महसूस होने लगती है। वो ऐसे लगते, देखिए ज्यादा छूके ऐसे नहीं कि बिल्कुल हाथ गर्म हो जाएगा, नहीं, लेकिन हल्का जैसे नॉर्मल कंडीशन होती है उससे थोड़ा सा अलग मूवमेंट फील होता है। उसका कारण ये है कि ये पार्टिकल मूवमेंट करते हैं एक जगह से, दोनों पार्टिकल आपस में टकराते हैं, वॉल्स की दीवार से भी टकराए, जिसके कारण में फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है। और फ्रिक्शन ज्यादा होने के कारण दोनों के बीच हीट उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो बात करते हैं कि गैस पदार्थ के अणु ठोस पदार्थ द्रव की अपेक्षा काफी दूरी पर होते हैं तथा इनके आकर्षण बल बहुत कम होता है। बात समझ में आ रही है? ओके, अब बात करते हैं कि बहने की क्षमता क्या था। बात यहाँ पे समझ में आ गई हो तो इसको आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन में हम लोग सिर्फ गैस नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ ठोस नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ द्रव पढ़ेंगे, ठीक है। द्रव मतलब हम लोग इसको, अब मान लीजिए हम लोग द्रव पढ़ते हैं कि हाइड्रोलिक्स बनता किस चीज से है, हाइड्रोलिक्स मशीन बनती किस चीज से है ना। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं तो हाइड्रोलिक्स दो शब्द से मिलकर बनता है, ठीक है। दो शब्द से मिलकर बनता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर। दो शब्दों से मिलकर बनता है, कौन कौन से? पानी और पाइप। बात समझ में आ रही है? पानी और पाइप। हाइड्रोलिक्स में क्या होता है कि हाइड्रोलिक्स शब्द दो शब्द से मिलकर बना होता है, पानी और पाइप। ये दोनों पाइप जो हाइड्रोलिक्स शब्द होता है, इसको दो भागों में हम डिवाइड करते हैं, तो हाइड्रो प्लस लिक्स, ये दोनों ग्रीक वर्ड होते हैं। ग्रीक वर्ड का मतलब होता है कि जो ग्रीक भाषा में पहले हम लोग इस्तेमाल करते थे उसको हाइड्रोलिक्स बन के हाइड्रोलिक्स शब्द बनाया था। लेकिन ऐसा अगर हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो पानी और पाइप। इस पूरी बुक्स में, पूरे सब्जेक्ट में हम सिर्फ पानी के बारे में पढ़ेंगे और पाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। पानी हाइड्रोलिक्स के अंदर आ जाता है तुम्हारा पूरा पोर्शन, और जो पाइप का वर्ड आता है वो हमारे हाइड्रोलिक मशीन जैसे टरबाइन हुआ, पंप वगैरह, उसके हिसाब से हम लोग पढ़ लेते हैं। बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कि फ्लूइड क्या होता है, ठीक है।
देखिए हाइड्रोलिक शब्द हम लोग पहले इस्तेमाल बहुत किया करते थे कि हाइड्रोलिक शब्द जो तुम्हारा क्या है क्या नहीं है, किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में हम लोग जैसे ही कंपटीशन के दौर में आगे बढ़ रहे हैं तो हाइड्रोलिक्स ना पढ़ करके उसको थोड़ा सा एडवांस वर्जन में लेके जाते हैं। हाइड्रोलिक्स ना पढ़ के उसमें हम लोग फ्लूइड पढ़ते हैं, ठीक है। और फ्लूइड में भी सबसे पहले दो चीजें आती है हमारे लिए, फ्लूइड पढ़ते हैं, लेकिन फ्लूइड में हर फ्लूइड का कैसे वर्क करता है कैसे नहीं करता है उसको हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड क्या होता है वो पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं कि मैकेनिक्स क्या होता है, देन उसके बाद पढ़ेंगे समझेंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होती है, ठीक है। फ्लूइड का मतलब होता है वह पदार्थ जो बहने की स्थिति में होता है। नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। बात समझिएगा इसमें क्या मैंने क्या लिखा है कि वह पदार्थ जो बहने की स्थिति में होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर। नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब समझिए पहले, क्या मैंने ऐसे क्यों लिखा कि नॉर्मल टेम्परेचर पर। कोई भी पदार्थ है, मान लीजिए पानी है, पानी फ्लो करेगा नो डाउट, ठीक है। लेकिन क्या बर्फ फ्लो करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि बर्फ जैसे ही 0 डिग्री, पानी जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचता है वो बर्फ का फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और बर्फ फ्लो नहीं करता है। कभी भी देख लीजिए बर्फ फ्लो नहीं करेगा। बर्फ कब फ्लो करेगा? जब बर्फ थोड़ा सा टेम्परेचर गर्म होगा और बर्फ पिघलना शुरू करेगा तो उस बर्फ के बेस में जैसे ही पानी पहुंचता है, पानी में कन्वर्ट होता है, या बोल दीजिए कि जैसे ही पानी में कन्वर्ट होता है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, बहना स्टार्ट कर देता है। लेकिन फ्लूइड मतलब है पदार्थ जो बहने की स्थिति में होता है बट नॉर्मल टेम्परेचर पर बहने की स्थिति में, उसको बोलते हैं हम लोग फ्लूइड, ठीक है। बात में आ रही है? फ्लूइड क्या होती है? पदार्थ में जो सामान्य तापमान पर या नॉर्मल टेम्परेचर पर पदार्थ बहने की स्थिति में हो उसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। फ्लूइड के अंदर कौन सा फोर्स काम करता है? शेयर फोर्स, ठीक है। क्या होता है? शेयर फोर्स। अब देखिए बात कनेक्ट करते हैं दोनों चीजों को। फ्लूइड वह पदार्थ जो बहने की स्थिति में होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर, लेकिन बहने की स्थिति उत्पन्न होगी कैसे? शेयर फोर्स के कारण। कोई भी पानी है, पानी जो है ऐसा नहीं है कि पानी है तो पानी की अपनी कुछ लेयर होती है, ठीक है। ये लेयर है, मान लीजिए हमारी पानी की लेयर है, ठीक है। ये कब फ्लो करेगा? जब पहली लेयर दूसरी लेयर एक दूसरे के ऊपर फिसलेगी। बात समझ रहे हो? दो लेयर है, दोनों लेयर एक दूसरे के ऊपर फिसलेगी तो फिसलने के कारण दोनों के बीच में क्या काम करेगा? फ्रिक्शन काम करेगा। क्या काम करेगा? फ्रिक्शन काम करेगा। और जहां पर अगर हम लोग बात करते हैं फ्लूइड की तो फ्लूइड में शियर फोर्स, फ्रिक्शन को ही हम शियर फोर्स बोलते हैं। कहां? सिर्फ फ्लूइड में। अगर इसको हम लोग सॉलिड में पढ़ते हैं, जैसे हमारा सिविल इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सोम। सोम में क्या पढ़ते हैं हम लोग? फ्लूइड ना पढ़ करके सॉलिड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है कि दो लेयर कह दीजिए या दो पार्टिकल बीच जब मूवमेंट करता है कि उनके बीच में क्या करता है? फ्रिक्शन काम करता है। वहां पर क्या काम करेगा? फ्रिक्शन। क्या काम करेगा? फ्रिक्शन, जिसको हम लोग शियर भी बोलते हैं, शियर भी बोलते हैं। लेकिन कब? दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही बच्चे के नाम है, बस अंतर यह है कि ये सॉलिड में काम करता है और ये यहाँ काम करता है। बस समझ में आ रही है क्या होता है ये? तो शियर फोर्स जहां पर भी वर्क करेगा, अब देख लीजिए क्या पदार्थ बह रहा है, लेकिन सब बह क्यों रहा है? ये बह किस वजह से रहा है? किस वजह से? शियर फोर्स की वजह से। और जहां पर भी शियर फोर्स जैसे ही इस सब्जेक्ट में नाम आता है वही काम करता है मैकेनिक्स। क्या काम करता है? मैकेनिक्स। बात समझ में आ रही है? फ्लूइड जो बहने की कंडीशन में हो, टेंडेंसी रखता हो नॉर्मल टेम्परेचर पर। क्वेश्चन ये बनता है कि सर फ्लूइड बहता ही क्यों है, क्यों फ्लो करता है, उसका कारण क्या है? कि सब शियर फोर्स के कारण फ्लो करता है। अब शियर फोर्स आ गया तो इसका मतलब मैकेनिक्स यूज करते हैं। मैकेनिक्स, अगर शियर फोर्स फ्लूइड के क्या कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो हम इस दोनों चीजों को जोड़ करके फ्लूइड मैकेनिक्स वर्ड का यूज कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? शियर फोर्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। बात समझ में? तीनों चीज क्या कह रहा हूं कि फ्लूइड बहने की स्थिति में है, मैकेनिक्स जहां पे दोनों फ्लूइड पार्टिकल एक दूसरे को फ्रिक्शन के कारण बहने की टेंडेंसी रखते हैं और जिस फोर्स के कारण ये फ्लूइड बहने की स्थिति में आ रहा है उसको शियर फोर्स बोलते हैं। शियर फोर्स किस सब्जेक्ट के अंदर वर्क करता है? वो मैकेनिक्स के अंदर वर्क करता है। और जहां पर
फ्लूइड और मैकेनिक्स दोनों को एक साथ मिला करके पढ़ा जाता है उसको हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं। बात ठीक है, क्लियर हो रही है बात यहाँ पर? आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब बात आ जाएगी फ्लूइड कितने प्रकार के होते हैं। देखिए फ्लूइड के भी प्रकार अलग अलग होते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। फ्लूइड का मतलब होता है कि हम दो अभी देखिए होते बहुत सारे हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि कंपटीशन लाइन में अगर थोड़ा सा आगे जाते हैं कि न्यूटोनियन फ्लूइड आता है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड आता है, रियोप्टिक फ्लूइड आता है, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड आता है। वो अभी हम लोगों को नहीं पढ़ना है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कभी, अगर हम लोग जरूरत पड़ती है तो तब पढ़ते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग फ्लूइड की बात करते हैं तो हम लोग सिर्फ दो फ्लूइड की बात करते हैं, जनरली दो फ्लूइड। सीधे कहते हैं ना कि भाई या तो सही है या गलत है, दो ही चीज होती है, बीच की कुछ चीज होती नहीं है। ऐसी फ्लूइड है, फ्लूइड दो चीज हो गई, आइडियल, ठीक है, और रियल। आइडियल फ्लूइड हम लोग पानी को आइडियल फ्लूइड मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में आइडियल फ्लूइड होते हैं। आइडियल फ्लूइड का मतलब होता है कि जो कभी बहने की स्थिति में ना हो, पॉसिबल नहीं है। जिसके अंदर विस्कोसिटी ना हो, पॉसिबल नहीं है। जिसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी ना हो, पॉसिबल नहीं है। लेकिन रियल फ्लूइड क्या मतलब है, जिसके अंदर हल्की सी थोड़ी सी भी उसमें हम लोग करते हैं कि विस्कोसिटी है, इसके अंदर थोड़ी सी भी हम लोग बात करते हैं कि हाँ कंप्रेसिबिलिटी है, उसको हम लोग रियल फ्लूइड बोलते हैं। जो भी वर्क करते हैं एज इंजीनियरिंग लाइन में हम लोग वर्क करते हैं आइडियल फ्लूइड में। लेकिन एक्चुअल होता है ना कि कभी कभी हम लोग कुछ पढ़ते हैं उसमें एज अ साइड पर अगर हम काम करते हैं उसमें हल्का सा एरर दिखा देता है ना, कि परमिजिबल एरर है, ये एरर मान सकते हैं। उसका कारण यही है कि लेबोरेटरी में हम लोग आइडियल फ्लूइड मार करके एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन होता वो रियल फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड पॉसिबल ही नहीं है, तो हम लोग उसको कैसे कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन हाँ फिर भी हम लोग ऐसा पढ़ते हैं तो मान के चलते कि हाँ भाई ये आइडियल फ्लूइड है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग लैब में जाकर से हटके अगर हम लोग साइड पे या फील्ड पे पहुंचते हैं तो वहां पर आइडियल फ्लूइड तो हमको मिलेगा ही नहीं ना, तो वहां पर रियल फ्लूइड होता है। तो दोनों की स्थिति अलग अलग होने के कारण हमने थोड़ी सी एरर आ जाती है, जिसको हम लोग परमिशन एरर भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? फ्लूइड समझ में आ गया फ्लूइड क्या होता है? अब थोड़ा सा पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं ऐसे, फ्लूइड मैकेनिक्स कितने प्रकार के होते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहले क्या होती है हमारी, करते थे वैसे तीन दो भाग में ही है, लेकिन मैं आपको तीन भाग में बताता हूँ इसको क्या होते हैं। पढ़ते वैसे जैसे गैस की है, ठीक है, गैस के बारे में पढ़ लिया, द्रव के बारे में पढ़ लिया, लेकिन वो काफी नहीं होता है, ठीक है। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। आइए इसको बोलते हैं गैस की, ठीक है, तो बोलते हैं द्रव यांत्रिकी। अब गैसिकी का मतलब होता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर वो पार्ट्स, जब वो सब्जेक्ट जिसके अंदर गैस के बारे में पढ़ते हैं। गैस के बारे में पढ़ने का मतलब होता है कि गैस किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से हम लोग उसको फ्लो करते हैं, गैस के पार्टिकल्स के बीच आकर्षण बल कितना होता है कितना नहीं होता है, वो सब इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। द्रव यांत्रिकी में जो मैंने अभी बताया था कि फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं कि फ्लूइड पार्टिकल्स के बीच आकर्षण बल कितना अधिक होता है कितना नहीं होता है, ठीक है। फ्लूइड को फ्लो करने के लिए अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो वो एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, बात समझ में आ रही है, और क्यों लगा रहे हैं। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। एक्सटर्नल फोर्स लगाने का सब्जेक्ट चेंज का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए द्रव यांत्रिकी इसके अंदर हम लोग तीन भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्या है, पहले द्रव जो होती है हमारी स्थैतिकी। द्रव स्थैतिकी का मतलब, द्रव स्थैतिकी का मतलब ये होता है कि कोई भी फ्लूइड जो हमारी रेस्ट कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन का मतलब होता है कि ये फ्लो नहीं कर रही है, फ्लो
ठीक है दोस्तों, द्रव स्थिति की मतलब रेस्ट कंडीशन में कोई भी फ्लूइड हमारा रेस्ट कंडीशन में है तो हम लोग द्रव स्थिति की, ठीक है। अगर ये फ्लूइड हमारा फ्लो करता है, मूवमेंट करता है, मूवमेंट करने का दो तरीके होते हैं। कैसे, मैं समझाता हूं आपको। एक वो जैसे उसमें अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं, ठीक है, द्रव गति की, और बोलते हैं द्रव शुद्ध गति की। बात है हमारी, द्रव गति की और द्रव शुद्ध गति की। ठीक है, द्रव गति की और द्रव शुद्ध गति की रेस्ट कंडीशन में होगी, उसके ऊपर किसी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, वो जैसी रखी है वैसे की वैसी वो कर रही है इसके ऊपर। शुद्ध गति की का मतलब इसको ऐसा बनते हैं कि ये हमारा कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मतलब लिक्विड फॉर्म में भरा रहा है, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं पीएच। ये पीएच हमारा क्या करेगा, ये एटीएम के रूप में काम करेगा, यानी पी एटीएम। ठीक है, एटीएम क्या होता है वो मैं आपको कल के लेक्चर में बताता हूँ। ठीक है, पीएच बराबर पीएटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर वर्क करता है, फ्लो नहीं करेगा, एज इट इज रहेगा। ठीक है, और द्रव गति की मतलब जिस पर एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा है, लेकिन उस फोर्स को हम लोग जो है कंसीडर भी कर रहे हैं कि फ्लो क्यों कर रहा है। द्रव शुद्ध गति की में टेंडेंसी मतलब फ्लो करने की है एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद। एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, फ्लो करता है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स को हम लोग पढ़ते नहीं है। हम सिर्फ पढ़ते हैं कि हाँ द्रव फ्लो कर रहा है, क्यों कर रहा है ये पढ़ते हैं, किसकी वजह से कर रहा है ये नहीं पढ़ते हैं। बात है मेरा द्रव गति की जिसमें फ्लो की टेंडेंसी प्लस किस वजह से फ्लो कर रहा है, यानी फोर्स, दोनों को पढ़ते हैं। द्रव शुद्ध गति की जिसमें हम लोग सिर्फ फ्लो की टेंडेंसी को पढ़ते हैं, किसकी वजह से फ्लो कर रहा है वो नहीं पढ़ते हैं। कंपटीशन का सवाल आता है कि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि द्रव गति की और द्रव शुद्ध गति की क्या होता है, कि किसमें हम लोग फोर्स को कंसीडर करते हैं किसमें नहीं करते हैं। तो फोर्स को कंसीडर इसमें करते हैं द्रव गति की में। शुद्ध गतिकी के मतलब होता है कि यहीं से देखो आइडिया लग जाता है थोड़ा सा कि द्रव शुद्ध है और गति, बस गति के बारे में पढ़ रहा है, फोर्स के बारे में नहीं पढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है। तो आज हमने क्या पढ़ते हैं कि हाइड्रोलिक्स के बारे में पढ़ा, पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, पदार्थ कितने प्रकार के, ठोस द्रव गैस के बारे में पढ़ते हैं, फ्लूइड क्या आता है ये पढ़ा, फ्लूइड मैकेनिक्स को दो भागों में डिवाइड करके हमने गैसिकी और द्रव यांत्रिकी, इनको तीन भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इससे आगे हम लोग कल पढ़ते हैं, कल इसके बारे में द्रव गतिकी और द्रव शुद्ध गतिकी के बारे में पूरी तरीके से पढ़ाई करते हैं, क्या है क्या नहीं होते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म करते हैं। बाकी आप घर पे खूब मेहनत कीजिए, हम दोनों मिलकर के इस फ्लूइड मैकेनिक्स की धज्जियां उड़ा कर रखेंगे। ठीक है, गुड बाय, बाय बाय।